आप लोग का बुखाई पे एजुकेटर में बहुत बहुत स्वागत। मैं आर के झा और आज हम लोग पॉलिटी के साथ हाजिर हुए हैं। हम लोग पॉलिटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित जितनी भी बातें होती हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे कि आप लोगों ने हिस्ट्री में देखा कि हम लोग एक एक टॉपिक वाइज सभी के बारे में डिटेल में पढ़ा, उसी प्रकार इसमें भी हम लोग हर चीज़ को ठीक ढंग से अगर डिस्कस करते हैं और उसे समझ लेते हैं तो फिर इसमें भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हिस्ट्री और पॉलिटी पे बहुत फ़र्क है। हिस्ट्री में हम लोग जो अतीत की कहानियाँ थी उसको पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटी में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आज के संदर्भ में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानते हैं, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ेगा और आपको अपने ही अधिकारों से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको कहीं पर नहीं आएगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आते हैं। तो अगर आपको संविधान, भारत का संविधान पूरी तरह से समझा दिया जाए तो फिर कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप लोग ये भी जान लेंगे कि संविधान को पढ़ने से पहले हम लोग पहले उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर उसे पढ़ लेते हैं तो फिर आगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं आएगी। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा गया है, उसी प्रकार आप याद रखेंगे कि राजनीति शास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अगर आपसे पूछा जाता है कि राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा? आप याद रखेंगे किसका आंसर होगा? एरिस्टोटल यानी अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है। आपने अरस्तु के बारे में पहले भी सुना होगा कि अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। यानी इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, इन्हें जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। तो इन सभी को इन्होंने ही शुरू किया था। एरिस्टोटल बहुत बड़े स्कॉलर थे। ही वॉज अ ग्रीक स्कॉलर। वे यूनान के महान विद्वान थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे। और आप ये भी जानते होंगे कि अरस्तु वॉज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर। आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा। अलेक्जेंडर को सिकंदर कहा जाता है, जिसने पूरी दुनिया को जीतने की कसम खाई थी। उसी अलेक्जेंडर के गुरु का नाम अरस्तु था। इनके गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम था सोक्रेट्स। तो हम लोग याद रखेंगे कि आपने हिस्ट्री में भी देखा कि इतिहास की भी शुरुआत कहाँ से होती है। इतिहास लेखन की शुरुआत भी यूनान से ही होती है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अरस्तु भी यूनान के ही विद्वान थे, दार्शनिक थे। मैंने यूनान एक बहुत ही संपन्न इंटेलेक्चुअल डेवलप्ड कंट्री हुआ करता था। इसीलिए आप देखते हैं कि मैक्सिमम जो वर्ड्स ओरिजिनेट हुआ है वो सब ग्रीक वर्ड ही होते हैं। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि इतिहास की भी उत्पत्ति स्थान यूनान, राजनीति शास्त्र का भी उत्पत्ति स्थान यूनान, जीव विज्ञान का भी उत्पत्ति स्थान यूनान, जंतु विज्ञान का भी उत्पत्ति स्थान यूनान। तो इस प्रकार यूनान को ही ग्रीस कहा जाता है और ग्रीस में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? ग्रीक यूनानी। तो आप याद रखेंगे कि राजनीति शास्त्र का जनक कौन थे? अरस्तु।
हम लोग ये भी याद रखेंगे कि पॉलिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या है? संविधान क्या है? समजोड़ विधान, यानी जहां का विधान सभी के लिए बराबर हो। आप ये याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉज ऑफ द कंट्री, यानी संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून है। इससे ऊंचा, इससे बड़ा कानून किसी का नहीं होता। सर्वोच्च कानून है जिसमें कि वहाँ के लोगों के, जिस देश में ये संविधान है, वहाँ के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए और सरकार किस प्रकार की चलेगी उसके नीति निर्धारण के लिए जिसमें नियम कानून लिखा रहता है उसे कहा जाता है संविधान। यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एंड टू शो देयर ड्यूटीज एंड ए गाइड ऑफ गवर्नमेंट। सरकार किस प्रकार चलेगी इसका मार्गदर्शन भी संविधान में ही होता है। आप देखते हैं कि बिना संविधान का सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सरकार क्या क्या कर सकती है ये सारी बातें किस में होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं। इसीलिए संविधान होना किसी भी देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना संविधान का कोई भी देश अगर चल रहा है तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पर कानून व्यवस्था की संकट उपस्थित हो सकती है, वहाँ पर अराजकता की स्थिति हो सकती है, वहाँ पर तानाशाही शासन की स्थिति हो सकती है, वहाँ पर हर तरह से समस्या हो सकती है। लेकिन अगर संविधान है तो फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ की गवर्नमेंट कैसे चलेगी इसका सिस्टम उसमें शामिल होता है। वहाँ की जनता क्या क्या कर सकती है, उसके क्या क्या अधिकार हैं, किस किस प्रकार के अधिकारों की डिमांड वो सरकार से कर सकती है, ये सारी बातें संविधान में लिखा रहता है। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। जो इसमें लिखा रहता है उसे फॉलो करना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहली बार आइडिया, विचार कहाँ पर आया? सबसे पहले संविधान का विचार किस देश में आया? अगर ये बात अगर आपसे पूछी जाती है तो आप क्या बताएंगे? हम लोग याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया सबसे पहले दुनिया में दिया गया वो दिया गया इंग्लैंड के द्वारा। आप याद रखेंगे कि इंग्लैंड के बहुत बड़े स्कॉलर थे जिसका नाम था जॉन लॉक। जॉन लॉक ने ही सबसे पहली बार संविधान का आइडिया दिया था। मैंने जॉन लॉक वॉज अ ब्रिटिश स्कॉलर टू प्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जॉन लॉक ब्रिटेन के महान दार्शनिक, महान विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान का कंसेप्ट दिया, संविधान का अवधारणा दिया। आप याद रखेंगे कि इंग्लैंड में सबसे पहली बार जॉन लॉक के ही प्रभाव से 1215 में 1215 में एक बिल तैयार किया गया जिसको कहा गया बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स, आप याद रखेंगे कि बिल ऑफ राइट्स में लोगों के अधिकार क्या क्या होने चाहिए इसके बारे में मेंशन किया गया था। और इसीलिए बिल ऑफ राइट्स को कहा गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है महाअधिकार पत्र। इसका मतलब होता है महाअधिकार पत्र। महाअधिकार पत्र
तो इसी बिल ऑफ राइट्स से कंसेप्ट डेवलप हो गया किसके बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आप याद रखेंगे कि सबसे पहले संविधान की अवधारणा, संविधान की विचारधारा, संविधान के संबंध में आइडिया दुनिया वालों को किस देश ने दिया? इंग्लैंड ने दिया। और इंग्लैंड में संविधान का कंसेप्ट देने वाले कौन थे? जॉन लॉक। और जॉन लॉक के ही प्रभाव में आकर, जॉन लॉक के ही आप कह सकते हैं कि एडवाइस पर जो एक बिल लाया गया, उस बिल का नाम था बिल ऑफ राइट्स, जो 1215 में आया था। और इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया, जिसका मतलब होता है महाअधिकार पत्र। तो आप ये कह सकते हैं कि संविधान के रूप में सबसे पहली बार जो एक मसौदा तैयार किया गया, जो एक ड्राफ्टिंग की गई, जो एक प्रारूप तैयार किया गया, उसी का नाम था बिल ऑफ राइट्स। और ये कहाँ पर तैयार किया गया? इंग्लैंड में। ये बात क्लियर हो गया, इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इंग्लैंड जिसने कि खुद दुनिया वालों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहली बार बताया, बहुत आश्चर्य की बात, उसी इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन, ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अनकोडेड है, अनकोडेड और अनरिटन। इसका संविधान अलिखित है, लिखा हुआ नहीं है। अब हम लोग याद रखेंगे कि जब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनकोडेड है, लिखा हुआ नहीं है, तो फिर वहाँ पर सरकार कैसे बनती है? फिर वहाँ की जनता को के अधिकारों की रक्षा कैसे होती है? वहाँ के लोग अपने कर्तव्यों के बारे में कैसे जानते हैं? तो आप याद रखेंगे कि ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, वहाँ पर लिटरेसी रेट 100% से भी ज़्यादा है। वहाँ पर लोगों को सिर्फ एक सुशासन की आवश्यकता है, गुड गवर्नेंस की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर लोग गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, वहाँ पर सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। वहाँ की जनता अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में बखूबी जानती है। उसे गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि उसको एक काम करने का अच्छा अवसर मिल सके। और इसीलिए ब्रिटेन में अगर संविधान लिखा हुआ नहीं भी है तो लोगों को का कोई विरोध नहीं है, लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, पॉपुलेशन कम है, बेरोजगारी की समस्या नहीं है, गरीबी की समस्या नहीं है, आर्थिक स्थिति सबकी ठीक है। इसीलिए वहाँ पर लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं जो काम करता हूँ उस काम को करने का हमें एक अच्छा माहौल मिले, और इसीलिए गवर्नमेंट की आवश्यकता वहाँ पर होती है। यानी वहाँ पर एक कन्वेंशंस के थ्रू शासन चलता है। कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है? परंपरा। जैसा सिस्टम पहले से चल रहा है उसी सिस्टम के आधार पर वहाँ पर काम हो रहा है। ब्रिटेन में जैसे हेड ऑफ द नेशन ब्रिटेन की महारानी होती है या ब्रिटेन का सम्राट होता है, सिर्फ वो एक नॉमिनल हेड होता है, एक नाम मात्र का प्रधान होता है, उसके पास कोई प्रैक्टिकल पावर नहीं होती। सारी प्रैक्टिकल पावर पार्लियामेंट और पीएम के पास होती है। जैसे आप इंडिया में देखते हैं, जस्ट यही सिस्टम इंग्लैंड में है। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इंग्लैंड का ही नकल है। इंग्लैंड में जैसे पीएम के पास पावर है उसी प्रकार हमारे पीएम के पास पावर है। इंग्लैंड में जैसे महारानी या सम्राट होते हैं उसी प्रकार हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट का पोस्ट है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है उसी प्रकार वहाँ पर भी ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन का सम्राट जो होगा वो एक नॉमिनल हेड होता है। तो बिल्कुल सिर्फ अंतर यही है कि वहाँ का ब्रिटेन में हेड ऑफ द नेशन जो है वो पद है खानदानी, हेरिडिटरी पोस्ट है वो, कि एक अगर क्वीन या किंग है तो उसी के खानदान का बनता रहता है। लेकिन हमारे देश में फुल्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पूरी तरह से प्रजातंत्र की का यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट का ही क्यों ना हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का ही क्यों ना हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही क्यों ना हो, सारे पोस्ट जितने भी हैं सब में इलेक्शन होता है और इलेक्टेड को ही उस पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाता है। यहाँ पर किसी को भी खानदानी पद, किसी प्रकार का खानदानी पद यहाँ पर नहीं मिला है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड का है तो वो इंडिया है। तो मैं आपको बता रहा था
कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनकोडेड है, लिखा हुआ नहीं है। क्या ब्रिटेन के जैसे और भी कुछ देश हैं जहां का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है? कुछ और देश हैं, टोटल 5 कंट्रीज ऐसे हैं जहां का कॉन्स्टिट्यूशन अनकोडेड है, लिखा हुआ नहीं है। और 4 देश कौन कौन से हैं? एक तो आपने लिख लिया ब्रिटिश, यानी ब्रिटेन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ब्रिटेन भी कह सकते हैं। ब्रिटेन में रहने वाले लोगों को ब्रिटिश कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ब्रिटिश ना लिख करके ब्रिटेन लिखें, जिससे ये पता चले कि ये कंट्री का नाम है। और अगर आप ब्रिटिश लिखते हैं तो ब्रिटेन में रहने वाले नागरिकों को कहा जाता है। तो 5 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, अनकोडेड है, यानी अलिखित है। एक तो आपने देखा ब्रिटेन, इसी को इंग्लैंड भी कहते हैं, इसी का नाम इंग्लैंड भी है। हम ब्रिटेन के बारे में और भी कुछ आपको जानकारी देंगे, जैसे ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, इस तरह की बातें भी आपके माइंड में आती होगी जिसको कि आप नहीं समझते होंगे, तो उसको भी आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि और कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, अनरिटन है। तो एक तो आपने लिखा ब्रिटेन, दूसरा लिखेंगे आप सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, तीसरा याद रखेंगे आप कनाडा, कनाडा, चौथा लिखेंगे आप इज़राइल, इज़राइल, और पांचवा लिखेंगे आप, 5th में याद रखेंगे आप, एक तो ब्रिटेन, सऊदी अरबिया, कनाडा, इज़राइल, और हम लोग याद रखेंगे एक न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो इस प्रकार ये 5 कंट्री ऐसे हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा हुआ नहीं है, अनरिटन है, इसे आप याद रखेंगे। और हम लोग याद रखेंगे कि ये जो 5 कंट्रीज हैं, यहाँ पर शासन जो चलता है वह चलता है परंपरा के मुताबिक, ट्रेडिशन के मुताबिक, कन्वेंशंस के मुताबिक। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने देशों के संविधान लिखित नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? 5 कंट्रीज, जिसमें ब्रिटेन, सऊदी अरबिया, कनाडा, इज़राइल और न्यूजीलैंड। यहां तक आपने समझ लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। आप ब्रिटेन के बारे में कुछ जानकारी और रखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके संबंध में जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। जैसे जब हम इंग्लैंड कहते हैं तो उसी को ही ब्रिटेन कहा जाता है। जैसे इंडिया के आप देखते हैं कि इंडिया का नाम इंडिया भी है, भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, आर्यावर्त भी है, जम्बो द्वीप भी है। उसी प्रकार इंग्लैंड के भी 2 नाम हैं, एक है ब्रिटेन और दूसरा इंग्लैंड। आप याद रखेंगे कि जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो यहाँ तो इंग्लैंड को कहा जाता है, ब्रिटेन और इंग्लैंड। लेकिन जब आप ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, तो ये बताओ कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ग्रेट ब्रिटेन इज द ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज, 3 देशों का ग्रुप है। कौन कौन? पहला लिखेंगे आप, एक तो इंग्लैंड हो गया जिसको कि आप ब्रिटेन कहते हैं, दूसरा स्कॉटलैंड, और तीसरा वेल्स, तीसरा वेल्स, WALES लिखेंगे, वेल्स। तो इस तीनों को मिलाकर क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन जब आप यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पर 4 कंट्रीज एक साथ हो जाता है। एक तो इंग्लैंड, फिर स्कॉटलैंड, फिर वेल्स, और एक कंट्री का नाम और याद रखेंगे आप, नॉर्थ आयरलैंड। सिर्फ आयरलैंड अगर आप कहते हैं तब तो वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया, लेकिन आप नॉर्थ आयरलैंड कहेंगे
तो ये यूके का पार्ट है, यानी यहाँ पर इंग्लैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है, वेल्स भी है और नॉर्थ आयरलैंड भी है। इन चारों को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ब्रिटेन मैंने इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन का मतलब 3 देश एक साथ, और यूके का मतलब 4 देश एक साथ। इन चारों देशों का हेड ऑफ द नेशन इंग्लैंड की महारानी होती है, या इंग्लैंड का जो एम्परर होगा, सम्राट होगा, उसको माना जाता है। इसलिए इसको यूनाइटेड किंगडम कहा गया है। किंगडम यूनाइटेड है, लेकिन इन चारों देशों का जो इकोनॉमिक प्लानिंग बनती है, आर्थिक योजना जो बनती है, वो अलग अलग बनती है। सिर्फ हेड ऑफ द नेशन के रूप में इंग्लैंड के जो भी एम्परर होंगे या क्वीन होगी, उसको माना जाता है। तो इसलिए यूके को ही एक कंट्री माना जाता है जिसमें कि ये चारों देश शामिल है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग इंग्लैंड के बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का जो पद होता है, पीएम का जो पोस्ट है, इस पोस्ट को दुनिया वालों को सबसे पहली बार इंग्लैंड ने ही दिया था। इंग्लैंड छोटा सा देश है, लेकिन काफ़ी इंटेलेक्चुअल डेवलप्ड कंट्री इंग्लैंड को माना जाता है शुरू से ही। और यही कारण था कि इंग्लैंड ने छोटा सा देश होकर भी पूरी दुनिया पर शासन किया। जितने भी इन्वेंशंस मैक्सिमम हुए वो सब इंग्लैंड में ही हुए। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ। और औद्योगिक क्रांति का ही प्रभाव था साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म। तो ये सारी बातें हिस्ट्री के टॉपिक में थे, जिसको कि आपको बताया गया है। पॉलिटी में हम लोग याद रखेंगे कि इंग्लैंड और ब्रिटेन इज द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इंग्लैंड या ब्रिटेन दुनिया का ऐसा पहला देश जिसने पीएम के पोस्ट दुनिया को दिया। आप याद रखेंगे कि इंग्लैंड का पहला पीएम का नाम था रॉबर्ट वॉलपोल। रॉबर्ट वॉलपोल वॉज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंग्लैंड। रॉबर्ट वॉलपोल इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री था। आप ये कह सकते हैं कि ही वॉज द फर्स्ट पीएम इन ए कंट्री इन द वर्ल्ड। वे किसी देश में प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, रॉबर्ट वॉलपोल। इंग्लैंड का जो पीएम होता है उसका टर्म मात्र 4 ईयर्स के लिए होता है, ओनली 4 ईयर्स। 4 वर्ष के लिए इंग्लैंड का पीएम बनता है। और अगर सेम पर्सन ही पीएम बनेगा तो एक बार और बन सकता है, मैंने 2 टर्म। इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति 2 बार पीएम बन सकता है, 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता। अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में पीएम का टर्म जो होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है। और यहाँ पर एक व्यक्ति अनलिमिटेड टाइम तक, बार बार 5-5 साल में अगर इलेक्शन हो रहा है और अगर उसी व्यक्ति को लीडर अपॉइंट करके उसे पीएम बना दिया जाता है तो बन सकता है। तो यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। बस कंडीशन यही है कि उसको हर बार चुनाव में जीतना होगा, उसकी पार्टी को जीतनी पड़ेगी और फिर उसे बहुमत दल का नेता भी चुना जाना चाहिए। लेकिन इंग्लैंड में ऐसी बात नहीं है। इंग्लैंड में बेशक उसी पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है हर 4-4 साल में, लेकिन पीएम अगर सेम पर्सन को बनाया जाएगा जो एक बार पहले बन चुका है तो एक बार और बन सकता है। माने 4-8 ईयर्स के लिए ही टर्म होता है उसका। इसे ध्यान में रखेंगे आप याद रखेंगे। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी आपको दी जा रही है यूएसए के बारे में, अमेरिका के बारे में। यूएसए, अमेरिका। आपको ये पता होगा कि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको कि आप हिंदी में लिखते हैं संयुक्त
राज्य यूनाइटेड स्टेट्स कर देंगे, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका नाम है। और इंडिया को क्या कहा जाता है? इंडिया को कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत राज्यों का संघ, भारत राज्यों का संघ। अब यहां पर मेरा ये क्वेश्चन है कि यहां पर भी आप देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडिया को कहा गया राज्यों का संघ भारत। अब ये बताओ कि यूनाइटेड वर्ड यहां इस्तेमाल किया गया है, यहां पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो यूनियन, इस दोनों में क्या फर्क है? कोई अंतर तो होगा या नहीं है? आप जरा सोच के देखें और फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या दोनों में अंतर है। आपने सोचा होगा, कुछ तो आपके माइंड में बात आई होगी। अब आप मिलान करो जो मैं बता रहा हूं, आपने जो सोचा वो सही सोचा या फिर उसमें कुछ खामियां थी, गलती थी। आप याद रखेंगे कि जब हम यूनियन वर्ड बोलते हैं तो यूनियन वर्ड में हम लोग याद रखेंगे कि यूनियन वर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर सेंट्रल लेवल पर पावर ज़्यादा होती है। और यूनाइटेड वर्ड जब हम बोलते हैं तो यहां पर ये लगता है कि यहाँ बहुत सारी स्टेट आपस में मिले हुए हैं, आपस में समझौते के तहत मिले हुए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं। और इन 50 राज्यों में आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है, एक समझौता हुआ है कि हम लोग एक यूनियन बनाकर रहेंगे, लेकिन हर स्टेट के पास पावर अपनी अलग अलग होगी। सभी स्टेट अपने अपने विषय पर, अपने अपने सब्जेक्ट पर लॉज बना सकते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे की रक्षा करेंगे। हम लोगों का जो एक बनावट होगी, एक कंपोजिशन होगा, वो एक तरह से एक जैसा होगा, लेकिन हमारी अपनी अपनी जुरिडिक्शन होगी, हमारे अपने अपने कार्य क्षेत्र होंगे। हमें एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें एक दूसरे को सिर्फ कोऑपरेट करना है। तो अमेरिका में क्या है कि इन 50 राज्यों में आपस में समझौता हुआ है और फिर समझौते के अंतर्गत आपस में एक हुआ है। और इसीलिए अमेरिका का कोई भी स्टेट जब चाहे तब इस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अलग हो सकता है, एक अलग कंट्री बन सकता है। लेकिन इंडिया में आप देखते हैं कि अभी टोटल 28 स्टेट हैं इंडिया में, 28 स्टेट। और पहले 9 यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे, लेकिन अब 8 हो गए, चूँकि दामन दीव और दादर नगर हवेली इन सबको मिला करके अब टोटल 8 यूटी ही रह गया है। तो इन सभी को मिलाकर इंडिया बना हुआ है, यानी इंडिया में यूनियन है। यूनियन वर्ड का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब कि पूरे देश की शक्ति सेंटर के पास होगी, लेकिन जो स्टेट इंडिया में होंगे वो स्टेट के पास भी कुछ शक्तियां होगी, लेकिन अगर उन स्टेट में आपस में किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन होता है, किसी प्रकार का कोई अगर वैचारिक मतभेद होता है, तो लास्ट डिसीजन लेने का राइट सेंटर के पास होगा। अब इसे याद रखेंगे। तो जहां पर सेंटर के पास पावर ज़्यादा हो, स्टेट के पास पावर कम हो, और इस प्रकार का सिस्टम कहलाता है यूनियन। तो आप याद रखेंगे कि अगर इंडिया का कोई भी स्टेट अलग होकर कंट्री बनना चाहता है तो कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पर लास्ट डिसीजन लेने का काम किसका है? सेंटर का है। लेकिन अमेरिका में ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में 50 स्टेट हैं। अगर कोई स्टेट जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, लुसियाना, अगर कोई भी एक स्टेट अलग होना चाहे अमेरिकन यूनियन से, तो अलग होकर एक कंट्री बन सकता है, चूंकि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। लेकिन इंडिया में ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होने के कारण किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन से अलग होने का राइट नहीं है। तो बच्चों, आप लोग याद रखेंगे कि बुखाइब एजुकेटर के द्वारा
ये पॉलिटी जो आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, इसे आप शेयर, वॉच, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे हमारा मनोबल उतना ज़्यादा बढ़ेगा और मैं आपको इसी प्रकार की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताता रहूँगा। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल बुखाइब एजुकेटर को शेयर, वॉच और लाइक करना ना भूलेंगे। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं करते रहेंगे तो इस प्रकार आपको ये सारी बातें बताई जाएगी। थैंक यू।